ये जो फिलहाल की स्थिति जो बनी है वो पूरी बैंकिंग संकट के इर्द गिर्द घूमती है। इसको भी समझना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ये संकट कैसे इमर्ज हुआ, क्या यहाँ से, क्योंकि ये चिंताएं काफी हावी हो रही हैं कि क्या बैंक्स कोलैप्स करेंगे, यूके बैंक्स पर भी इसका असर दिख रहा है। तो एग्जैक्टली ये पूरा संकट जो इमर्ज हुआ है, इसमें विलन है कौन? विलेन से पहले एक बार हमको ये समझना चाहिए कि बैंकिंग संकट दरअसल है क्या। देखिए, आमतौर पे जो बैंक का संकट होता है कि एनपीएस बढ़ जाते हैं, एसेट खराब होते हैं और डिफॉल्ट होने लगते हैं, तो फिर बहुत बड़ी संकट खड़ी होती है। दूसरा संकट ये होता है कि बैंकों के पास लिक्विडिटी नहीं है, यानी उनके पास कामकाज करने के लिए पैसे नहीं है क्योंकि डिपॉजिट निकल रहा है या अलग अलग रीजन से। तो इस बार का संकट जो है वो लिक्विडिटी का संकट है, ना कि एसेट क्वालिटी खराब होने। क्योंकि आपने कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं सुना होगा पूरी दुनिया में कि किसी बायर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, किसी बॉर्नर ने डिफ़ॉल्ट किया। डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, लिक्विडिटी का संकट खड़ा हुआ। लिक्विडिटी संकट क्यों खड़ा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ तो ये एक रियायत है कि एनपीए का दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत है लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी की दिक्कत इसलिए हुई कि लगातार जो ब्याज दरें बढ़ी हैं उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड बहुत ऊपर गई। तो जो अलग अलग टाइम फ्रेम के बॉन्ड थे, 2 साल वाला, 10 साल वाला, 30 साल वाला, 6 महीने, 3 महीने, इन बॉन्ड की यील्ड में बहुत बड़ा डिवीज़न आया। और जो छोटे टाइम फ्रेम के बॉन्ड थे उनकी यील्ड बहुत ऊपर गई, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि अब ब्याज दरें बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली, तो नए टाइम फ्रेम के ज़्यादा ब्याज वाले बॉन्ड आएंगे। उसकी वजह से इन बॉन्ड की यील्ड बढ़ी, इन बॉन्ड में बिकवाली शुरू हुई। तो इससे जिन बैंकों ने इन बॉन्ड में पैसा लगा रखा था डिपॉजिट का, उसकी वजह से उनको मार्क टू मार्केट नुकसान होने लगा, क्योंकि वो होल्ड टू मैच्योरिटी तक वेट नहीं कर सकते थे। इसकी वजह से बैंकों को कुछ अपने बॉन्ड एसेट बेचने पड़े नुकसान करके, क्योंकि उनको एमटीएम भरना था, एक रीज़न। दूसरा, जब ब्याज दरें बहुत बढ़ने लगी तो जिन लोगों के पैसे जमा थे, बिजनेसमैन के या स्टार्टअप वालों के, उन लोगों ने अपने पैसे विड्रॉ करने शुरू किए। तो एक तरफ से विड्रॉ शुरू हुआ और दूसरी तरफ से एमटीएम लगा। तो दोहरी मार जब बैंकों में पड़ना शुरू हुई तो और ज़्यादा बिकवाली होने लगी। इससे क्या हुआ कि एक ऐसी परिस्थिति बनी कि उन बैंकों के पास पैसे नहीं बचे, क्योंकि डिपॉजिट आ नहीं रहे थे और कैश की दिक्कत आने लगी। तो ये इसको कहते हैं लिक्विडिटी की क्राइसिस, ना कि डिफॉल्ट की क्राइसिस। ये संकट खड़ा हुआ और इसीलिए बैंक मुश्किल में फंसने लगे और तमाम बैंकों ने इसको किया। अब ब्याज दरें क्यों इतनी बढ़ी? ब्याज दरें इसलिए इतनी बढ़ी क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई थी। महंगाई 9% के पार चली गई थी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक ही तरीका है कि आप ब्याज दर बढ़ाएं। महंगाई दो ही तरीके से बढ़ती है, तो डिमांड के थ्रू बढ़ती है या सप्लाई क्रंच के थ्रू बढ़ती है। इस बार भी डिमांड के थ्रू कम थी, सप्लाई क्रंच के थ्रू ज़्यादा महंगाई बढ़ी। उसकी वजह से ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी फेड को, तो इसलिए ब्याज दरें बढ़ी। अब महंगाई क्यों बढ़ी, यहाँ पे आपको असली गुनाहगार समझ में आएगा। महंगाई जो बढ़ी पूरी दुनिया में, खासतौर पे अमेरिका में, वो इसलिए बढ़ी कि आप अब से 2 साल पहले जाइए तो जो $55-60 का क्रूड था वो पहुंच गया $125 पे। तो एक तो पूरी दुनिया में एनर्जी कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी, और उसका स्पाइरल इसलिए हुआ क्योंकि उसी समय कोरोना भी आया, जिससे बहुत हद तक सप्लाई डिसरप्ट हुई और तमाम प्रोडक्ट की, तमाम कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई।